नमस्कार, मैं सुमित कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर से। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हम एक 30 क्वेश्चन का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें पर डे आपसे 30 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। मैं आपसे पॉलिटी का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। पहले वीडियो में 30 प्रश्नों के ऊपर हमारी चर्चा कंप्लीट हो चुकी है। आज उसी का सेकंड पार्ट हम लेकर आए, जिसमें फिर से 30 सवालों को हम चर्चा के लिए लेंगे। चलिए चालू करते हैं 30 सवालों का अपना ये सीरीज़। देखिए, मैंने आपको पहले समझा दिया था कि जो है अलग अलग 30 भागों में मैंने पूरे पॉलिटी को ब्रेक किया हुआ है, और इसी का जो सेकंड पार्ट है इसका हम क्वेश्चन देख रहे हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री एंड बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2। चलिए चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? बहुत ही आसान सवाल है। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। सही उत्तर है सी। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सच्चिदानंद सिन्हा वाज इलेक्टेड प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एच.सी. मुखर्जी वाज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अनंतिम अध्यक्ष चुना गया। एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। देखिए, इसमें ध्यान से पढ़िए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अनंतिम अध्यक्ष यानी कि प्रोविजनल प्रेसिडेंट चुना गया ना, तो ये बिल्कुल ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर सन 1946 को एक दूसरी बैठक संविधान सभा की हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। दोनों स्टेटमेंट सही लग रहे हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। अगले सवाल की ओर चलते। अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जुडिशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। Its judiciary unified India. The British established a new system of law through process of enactment of the relevant interpretation of customary law. In general, the Britishers tended to avoid a customary law in India. चलिए हिंदी में भी पढ़ते हैं इसको। भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई न्यायिक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? बोल रहा है इसमें न्यायिक रूप से भारत को एकीकृत किया। बिल्कुल ठीक है। ब्रिटिशर्स ने जो न्यायिक प्रणाली भारत में स्थापित की, उसने भारत को एकीकृत किया। अंग्रेजों ने प्रथागत कानूनों को अधिनियम और प्रासंगिक व्याख्या की प्रक्रिया के माध्यम से कानूनों की एक नई प्रणाली की स्थापना की। तो जब हम लॉर्ड मैकाले का काम देखते हैं, तो लॉर्ड मैकाले जो भारत में पहला विधि आयोग बना, उसके अध्यक्ष थे। तो 1833 का जो एक्ट था, चार्टर एक्ट, उस चार्टर एक्ट में एक आयोग बनाने का जो अधिकार है वो गवर्नर जनरल को दे दिया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे, और उन्होंने मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग को मान्यता दी थी, जिसने भारत के सभी प्रथागत कानून, कस्टमरी लॉ का अध्ययन किया था और उनको कोडिफाई करके एक कानून बनाने की कोशिश की थी। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है, सामान्य तौर पर अंग्रेज भारत के प्रथागत कानूनों से बचते थे। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेजों ने भारत के प्रथागत कानूनों के ऊपर बाकायदा स्टडी की और एक कोडिफाई लॉ बनाने का काम किया। तो ये तीसरा गलत है। 1 और 2 बिल्कुल सही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया convented to prepare the Constitution of India appointed a subcommittee headed by the Gopinath Bardoli. Which of the following recommendation was there made by the committee? The 5th schedule of the northeast frontier Assam tribal and extended areas. The constitution of district council in all autonomous district of Assam. 6th schedule of the northeast frontier tribal and excluded area. Demarcation of the territories of northeast of India. अब देखते हैं गोपीनाथ बारदोली की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी, उसने क्या सिफारिश की थी। चलिए हिंदी में पढ़ते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें समिति के द्वारा की गई थी?
उत्तर पूर्वी सीमांत असोम जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए 5वीं अनुसूची। जी नहीं, ये बेसिकली जो कमेटी बनी थी ये नॉर्थ ईस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाई गई कमेटी थी। तो इस कमेटी के रिकमेंडेशन में असोम के सभी स्वायत्त जिले में जिला परिषद वाला प्रावधान भी नहीं था। उत्तर पूर्वी सीमांत जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए 6वीं अनुसूची, ये भी इसमें नहीं था। इसका सही उत्तर है 4, उत्तर पूर्वी भारतीय क्षेत्रों का सीमांकन नए दिए गए कोड का उपयोग करके। ये तो खैर कोड का उपयोग करके उसका उत्तर देना है ना आपको। उत्तर पूर्वी भारतीय क्षेत्रों का सीमांकन, यहां तक देखिए इसको। तो 4 का सही उत्तर है उत्तर पूर्वी भारत में क्षेत्रों का सीमांकन, यानी डिमार्केशन ऑफ टेरिटरीज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये सही ऑप्शन है 4। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, केवल 4। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, द आइडिया ऑफ प्रियम्बल हैज बीन बरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। सही उत्तर हो जाएगा डी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, द पार्लियामेंट इन इंडिया इज कंपोज्ड ऑफ। जो इंडियन पार्लियामेंट है वो किससे मिलकर बना होता है, पूछ रहा है। संसद में कौन कौन शामिल है? तो संसद की अगर मैं बात करूं तो संसद के बारे में बात की गई 79 आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये बोलता है कि जब भी हम संसद की बात करेंगे तो इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों शामिल होंगे। तो देख लेते हैं कौन सा आर्टिकल इसके बारे में बात करता है। देखिए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, सी जो है हमको सही उत्तर यहाँ पर दिख रहा है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड ए नेशनल फ्लैग। निम्नलिखित में से किस तारीख को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? फैक्चुअल क्वेश्चन है। 22 जुलाई सन 1947, सी इसका सही उत्तर है। तो 22 जुलाई सन 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, ऑप्शन है फेडरल, यूनिटरी, क्वासी फेडरल और प्रेसिडेंशियल। देखिए भारतीय संविधान कैसा है, तो अगर हम भारतीय संविधान के नेचर की बात करें, इसकी प्रकृति की बात करें, तो भारतीय संविधान संघीय प्रकृति का है। हालांकि केसी वियर, आइवर जेनिंग्स जैसे कुछ लोग भारतीय संविधान को क्रिटिसाइज करते हैं और बोलते हैं कि ये अर्ध संघीय है, परंतु डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हमारे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने संविधान की प्रकृति को फेडरल बताया। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी SR बोम्मई केस में 94 में डिसीजन दिया था, जिसमें उसने भारतीय संविधान को संघीय माना था। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ए, भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है। चलिए इस सवाल के ऊपर चर्चा करते हैं। हमारा सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? रूल ऑफ लॉ, सेकुलरिज्म, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो मूल ढांचे की अवधारणा है वो 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट के जजमेंट में दी गई थी। अब इसमें कौन सी चीज़ मूल ढांचे में शामिल नहीं की गई है, इसकी बात कर रहा है। कोर्ट ने कहा था कि समय समय पर वो देखेगा कि संविधान के मूल ढांचे में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो संविधान के मूल ढांचे में रूल ऑफ लॉ को अब तक शामिल किया गया है। संविधान के मूल ढांचे में धर्मनिरपेक्षता को शामिल किया गया है। संविधान के मूल ढांचे में संसदीय शासन प्रणाली को शामिल किया गया है, परंतु गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली ये संविधान के मूल ढांचे में शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल के ऊपर चर्चा करते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज आर कंट्री ऑफ द नॉर्म्स ऑफ फेडरल नेचर? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं संघीय प्रकृति के मापदंडों के विपरीत हैं, बोल रहा है। चलिए देखते हैं। संघीय प्रकृति, तो भारतीय संविधान की प्रकृति संघीय और एकात्मक दोनों है। भारतीय संविधान के लक्षणों को संघीय और एकात्मक लक्षणों में अलग अलग बांटा जाता है। तो ये पूछ रहा है कौन कौन से भारतीय संविधान के संघीय लक्षण हैं। देखिए जब हम बात करते हैं संघ क्या है, तो संघ एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों एग्जिस्ट करते हैं और दोनों के बीच डिवीजन ऑफ पावर होता है। जिन देशों में इस प्रकार की व्यवस्था है उसको संघीय व्यवस्था कहा जाता है।
देख लेते हैं भारतीय संविधान के कौन से लक्षण संघीय हैं। सामान्य अखिल भारतीय सेवा, देखिए संघीय लक्षण नहीं है। जब हम अखिल भारतीय सेवा की बात करते हैं तो अखिल भारतीय सेवा केंद्र सरकार के नियंत्रण में होती है, तो अखिल भारतीय सेवा के माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों पर नियंत्रण कर सकती है, तो ये संघीय व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। एकल एकीकृत न्यायपालिका, जी नहीं, एकल एकीकृत न्यायपालिका भी संघीय ढांचे का लक्षण नहीं है। तो ए और बी दोनों ही यहाँ पर गलत हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा डी, न तो एक और ना ही दो। अगले सवाल में चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग फीचर ऑफ द फेडरल सिस्टम इज नॉट फाउंड इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। संघीय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में नहीं पाई जाती। देखिए अब ये संघीय व्यवस्था की विशेषताओं की ही बात कर रहा है, परंतु ऐसी विशेषता जो भारत में नहीं पाई जाती वो आपको ढूंढना है। ड्वेल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता, यही पहला सही है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। इसके बाद बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन फेडरेशन एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये भारत में है। 7 शेड्यूल, संविधान की सर्वोच्चता, ये भी भारत में है। न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी भारत में है, परंतु ए भारत में नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा ए, दोहरी नागरिकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच वन इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अब ये भारतीय लोकतंत्र की जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसमें कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन वर्ल्ड, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मतदाता वाला देश है। ये तो सही लग रहा है, बिल्कुल सही है। भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, हालांकि चीन हमसे आगे है, परंतु अगर लोकतंत्र की बात की जाए तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही समझ में आ रहा। क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट ये बात कर रहा है, इन इंडिया द इलेक्शन कमीशन इज नॉट ए इंडिपेंडेंट बॉडी, भारत में चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय नहीं है बोल रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, भारत में चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, ये गलत है। इन इंडिया द लूजिंग पार्टी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द इलेक्टोरल वर्डिक्ट, भारत में हारने वाली पार्टी चुनावी फैसलों को स्वीकार करने से इनकार कर देती है, ऐसा भी नहीं है। इसके बाद है, इन इंडिया एवरीवन हैज द वोट राइट अबव द एज ऑफ 21, ये पहले भारत में था कि भारत में जो वयस्क व्यक्ति है जो मत दे सकता है उसकी आयु को 21 वर्ष बताया गया था, परंतु बाद में 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको कम करके 18 वर्ष कर दिया गया था। तो वर्तमान दृष्टिकोण से ये भी गलत है। अब इसमें गलत वाला ही पूछ रहा है, कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो 2, 3 और 4 सही हो जाएंगे, सही उत्तर है बी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फेडरल सिस्टम इन इंडिया आर ट्रू। The Constitution of India provides for a threefold distribution of legislative power between the union and state government. भारत का संविधान संघ और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों की 3 सूची में वितरण का प्रावधान करता है। ठीक है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल 7 है जिसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूची के बारे में बात की गई। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। संघ और राज्य सरकारें दोनों ही अवशिष्ट विषयों पर कानून बना सकती हैं। बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट द रेसिडेवरी सब्जेक्ट, ये बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ रेसिडेवरी सब्जेक्ट पर लॉ बनाने का राइट केवल और केवल संसद के पास है। संसद अपने आप संघ और राज्य सरकारों के बीच सत्ता साझाकरण व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये भी सही है। अगर आपको ऐसा कोई भी प्रावधान बदलना है जो राज्यों को भी प्रभावित करता है तो 3 बोलता है कि ऐसा बिल राज्यों के पास भी कंसेंट के लिए जाएगा, तो ये सही है। इसके बाद बोल रहा है, संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन के बारे में विवादों को सुलझाने में उच्च न्यायालय की कोई भूमिका नहीं है। द हाई कोर्ट हैव नो रोल इन रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट बिटवीन डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये भी ठीक है। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच अगर कोई विवाद होता है तो 131 में इसको सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व करता है, न कि हाई कोर्ट। तो ये बोल रहा है कि हाई कोर्ट की इसमें कोई भूमिका नहीं है, तो ये भी सही है। 1, 3 और 4 सही हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा सी,
1, 3 और 4 सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। ये बोल रहा है निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार में शिक्षा का अधिकार शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इंक्लूड द राइट ऑफ एजुकेशन? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और डी बोल रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। देखिए हम शिक्षा के अधिकार की बात कर रहे हैं, राइट टू एजुकेशन की बात कर रहा है, शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार आपके आर्टिकल 21A का पार्ट है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 21A में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है। तो यहाँ पर क्योंकि ये शिक्षा के अधिकार की बात कर रहा है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता 19, 20, 21, 22 में स्वतंत्रता की बात की गई है, और 21 में ही 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एक 21A जोड़ा गया है, जो कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार की बात करता है। तो सही इसका उत्तर हो जाएगा राइट टू फ्रीडम, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला है लैंग्वेज 8 शेड्यूल, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। लैंग्वेज जो है 8 शेड्यूल में दिया गया है। इसके बाद बोल रहा है द फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन। देखिए ओथ एंड अफर्मेशन 2nd शेड्यूल बोल रहा है, परंतु ये बेसिकली 3rd शेड्यूल का पार्ट है, तो ये करेक्टली मैच नहीं है, बी इसका सही उत्तर है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट, ये सही है, 4th शेड्यूल में। प्रोविजन एज टू डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ये भी ठीक है, 10th शेड्यूल में है। तो इसमें भाषा 8वीं अनुसूची ठीक है। शपथ प्रतिज्ञान ये गलत है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन ठीक है, दल बदल के आधार पर 10वीं अनुसूची में। अयोग्यता का प्रावधान है, ये भी ठीक है। तो इसमें ए, सी और डी सही है और बी गलत है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया। चलिए देखते हैं। ये बोल रहा है गिवन बिलो आर 2 सेंटेंस, वन इज लेबल्ड एंड असर्शन ए एंड अदर एज ए रीजन आर। तो आपको क्या बताना है? तो आपको सबसे पहले इसमें यह देखना है कि असर्शन और रीजन क्या दोनों सही हैं। अगर दोनों सही हैं तो आपको ये देखना है कि जो रीजन है वो असर्शन को सही एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। सबसे पहले अभिकथन को देखते हैं। अभिकथन बोलता है भारतीय राजनीतिक प्रणाली की प्रकृति निरंतरता और परिवर्तन के तत्वों को मूर्त रूप देती है। द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम embodies the elements of continuity and change। तो ये बिल्कुल ठीक है, सही लग रहा है अभिकथन। रीजन देखते हैं। रीजन बोल रहा है भारतीय राजनीतिक प्रणाली में निम्नलिखित राजनीतिक प्रणालियों के तत्व शामिल हैं, जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली। द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग पॉलिटिकल सिस्टम सच एज मॉडर्न स्टाइल, ट्रेडिशनल स्टाइल, संत स्टाइल। अब ये बोल रहा है कि क्योंकि भारतीय राजनीतिक प्रणाली में ये सारी शैलियां शामिल हैं, इसीलिए भारतीय राजनीतिक प्रणाली जो है वो प्रकृति से निरंतर और परिवर्तनशील है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही एक्सप्लेनेशन भी है। क्योंकि अगर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बात की जाए तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिकता, परंपरा और जो मोरालिटी है, उन तीनों का मिक्सचर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में पाया जाता है। और क्योंकि इन तीनों का मिक्सचर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में है, इसलिए भारतीय संविधान में निरंतरता और परिवर्तन है। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो लगातार अपने आप को वर्तमान आधुनिक प्रणालियों के अनुसार, मोरालिटी के अनुसार खुद में परिवर्तन कर रहा है। क्योंकि भारतीय संविधान का जो भाग 20 है वो भारतीय संविधान में संशोधन की भी व्यवस्था करता है। तो ये दोनों सही हैं और एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। तो इसका सही उत्तर है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है 17। ये बोल रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एनुसिएटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन। ये बोल रहा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिंसिपल है ये कौन से जजमेंट में प्रोनाउंस किया गया था। जजमेंट नीचे दिया हुआ है, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, शंकरी प्रसाद केस, सज्जन कुमार केस। तो आप सबको मालूम है कि केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट 1973 में जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी अवधारणा को दिया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 निम्नलिखित से संबंधित है। द आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अंतरात्मा की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। ये 30 का भाग नहीं है, ये 25 का भाग है ना, तो ये 30 में नहीं होगा। उसके बाद धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, राइट टू प्रोपोगेट रिलीजन, ये भी 30 का भाग नहीं है, ये भी 25 का भाग है। उसके बाद बोल रहा है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करने और उनका प्रबंध करने की स्वतंत्रता, राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड मैनेज द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये बिल्कुल ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। और डी बात कर रहा है बहुसंख्यक संप्रदाय के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार की, ये भी 30 में शामिल नहीं है। तो 30 जो है वो संबंधित किससे है, तो अल्पसंख्यक वर्ग के शैक्षणिक संस्थान को स्थापित करने और उसका प्रबंध करने के अधिकार से। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराज्यीय नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों का निर्णय किया जाता है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट, रिलेटिविटी ऑफ द वाटर एंड इंटर स्टेट रिवर वैली इज डन। तो उसका सही उत्तर है 262 सी इसका सही उत्तर होगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आसान सवाल है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिकार के लिए शपथ या प्रतिज्ञान के रूपों का उल्लेख भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया। तो पोस्ट लिखा हुआ है, बोल रहा है किसका शपथ और प्रतिज्ञान तीसरी अनुसूची में है। तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG का शपथ और प्रतिज्ञान तीसरी अनुसूची में है, ये बिल्कुल ठीक है। चुनाव आयुक्त का शपथ का प्रावधान नहीं है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ का प्रावधान है, अटॉर्नी जनरल की शपथ का प्रावधान नहीं है। तो 1 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। आसान सवाल था, आगे बढ़ते। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह संघ और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण को सूचीबद्ध करती है। नहीं, ये तो आपका 7 शेड्यूल की बात कर रहा है ना, तो क्योंकि ये 7 शेड्यूल की बात कर रहा है ये गलत है। इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषा शामिल है, ये 8वें शेड्यूल में शामिल है, ये भी गलत है। इसमें आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है, जी नहीं, ये 5 और 6 में है। यह बोल रहा है राज्यसभा में सीटों का आवंटन करता है, ये बिल्कुल ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा डी, ये राज्यसभा में सीटों का आवंटन बताता है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 बात कर रहा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो जब हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात करते हैं तो ये 1919 का सुधार है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919। अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में राज्यों की स्वायत्तता की बात की गई नहीं, ये बात किया गया 1935 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, बी एकदम सही है। हिंदू और मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ये मार्ले मिंटो का 1909 में किया गया प्रोविजन था ना। राज्यपाल को वीटो, ये भी नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा बी, 12 रूल्स इन प्रोविंस। तो इसमें प्रांतों में जो विषय हैं उनको 2 भागों में बांट दिया गया था, एक हस्तांतरित विषय और दूसरे आरक्षित विषय। आरक्षित विषय में वो विषय शामिल थे जिसमें गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल निर्णय करती थी, और हस्तांतरित विषय में वो विषय शामिल थे जिसमें लेजिस्लेचर निर्णय करती थी। उसका सही उत्तर हो जाएगा बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। द पूना पैक्ट साइन बिटवीन द BR अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी इन 1932 हैड ए प्रोविजन। भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए रखे जाने का, तो डोमिनियन के बारे में कोई प्रावधान पूना पैक्ट में नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा आपका, डोमिनियन वाला गलत है।
मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, ये भी पुनः समझौते का विषय नहीं है। निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, तो निम्न वर्गों के लिए जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र है इसका जो विषय था वो किसमें शामिल था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो सांप्रदायिक पंचाट दिया था उसमें शामिल था। जबकि पूना समझौता में था निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। तो जो थर्ड वाला दिख रहा है इसके विरोध में ही पूना समझौता हुआ था ना। रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक सांप्रदायिक पंचाट दिया था जो निम्न वर्ग के लिए, डिप्रेस्ड क्लास के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करता था, और इसके विरोध में ही गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पैक्ट हुआ था जिसमें निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। तो डी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 24। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के बारे में सत्य नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है। सही है ये। दूसरा बोल रहा है इसमें भारतीय संविधान के भाग 3, इसे भारतीय संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है और इसलिए स्वयं एक मौलिक अधिकार है। ये भी ठीक है। अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ये भी ठीक है। एक पीड़ित व्यक्ति का अनुच्छेद 32 के तहत शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है, यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया है। ये गलत है, सीधा सीधा दिख रहा है। तो एकदम सरल जो है सवाल है, डी जो है साफ साफ इसमें गलत दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स कंटेंट इज नॉट करेक्टली मैच? भारतीय संविधान में अनुसूची और इसकी विषय वस्तु के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है? अब बोल रहा है 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, ये बिल्कुल ठीक है भाई। दूसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान है, ये गलत है। दूसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान की व्यवस्था नहीं की गई है। शपथ और प्रतिज्ञान की व्यवस्था तीसरी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, ये ठीक है। 10वीं अनुसूची में दल बदल, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका उत्तर हम पहले भी देख चुके हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दूसरी अनुसूची। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है मैच द कॉलम। तो आपको इधर वाले को इधर वाले से मैच करना है। क्या क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ है, राइट टू वर्क है, जस्ट एंड ह्यूमन, कंडीशन फॉर द वर्क है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। चलिए मिलान करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कानून के समक्ष समता, एक ही बात की गई है, कानून के समक्ष समता का अधिकार। सेट कर लेते हैं इसको। ये अब देखते हैं। तो ए का सही उत्तर हो जाएगा कानून के समक्ष समता, ए का सही उत्तर हो जाएगा 3। बी का देख लेते हैं। बी बोल रहा है काम का अधिकार। तो जो हम बात करते हैं काम के अधिकार की, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 41, 4। सी की हम बात करते हैं काम की न्यायोचित और मानवीय स्थितियां, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42, तो इसको देख लेते हैं 1। और डी की बात करते हैं निःशुल्क और हमारे शिक्षा, इसका हो जाएगा 45, तो हो जाएगा 2। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, बी इसका सही उत्तर है 3 4 1 2। तो इसको मिलान करके हमने देखा है। देखिए इसमें क्या किया इसने, तो इसमें जो है डीपीएसपी के आर्टिकल्स को पूछा हुआ मैच द कॉलम। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल राइट के साथ डीपीएसपी को मिक्स करके सवाल बनाया गया ना। अच्छा सवाल है, एक बार ध्यान से देखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फिर असर्शन रीजन वाला सवाल है। तो ये कैसे बनेगा, मैंने आपको बताया था कि पहले आपको इसमें कथन पढ़ना है और उसके बाद इसका कारण पढ़ना है और देखना है कथन और कारण सही है कि नहीं। अगर दोनों सही हैं तो देखना है कि जो कारण है वो कथन को का स्पष्टीकरण दे रहा है या नहीं। चलिए पढ़ते हैं। अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। अंडर द आर्टिकल 368 द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है, ठीक लग रहा है, ये ठीक है। दूसरा बोल रहा है द पार्लियामेंट इज सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इलेक्टेड बाय द पीपुल ऑफ इंडिया। संसद भारत के लोगों द्वारा निर्वाचित सर्वोच्च विधायी संस्था है।
अब इसको देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है। तो नीचे लगाइए आप क्योंकि, और बीच में लगाइए इसलिए। तो ये बोल रहा है संसद भारत के लोगों द्वारा निर्वाचित सर्वोच्च विधायी संस्था है, इसीलिए 368 के तहत संसद भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं और इसका स्पष्टीकरण भी सही है। आगे देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 51A के खंड F में उल्लेखित समग्र संस्कृति का आधार है। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द फाउंडेशन ऑफ कंपोजिट कल्चर एज मेंशन इन क्लॉज F ऑफ आर्टिकल 51 इज। अब किस प्रकार की संस्कृति की बात कर रहे हैं ना? भारत की विविध संस्कृति, संस्कृत भाषा और साहित्य, भारत का धर्मनिरपेक्ष ताना बाना और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विकसित मूल्य। ये बोल रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार 51A में का जो खंड F है उसमें समग्र संस्कृति शब्द का जो उपयोग किया गया है, इसका अर्थ क्या है? सामासिक या समग्र संस्कृति, इसका क्या अर्थ निकालता है सुप्रीम कोर्ट? तो इसका अर्थ सुप्रीम कोर्ट जो निकालता है वो निकालता है सी, कि जब हम समग्र संस्कृति की बात करते हैं तो भारत के धर्मनिरपेक्षता का जो ताना बाना है भारत की एक कंपोजिट कल्चर यानी इनकी समग्र संस्कृति को बताता है। उसका सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के भाग 4 में निर्देशक सिद्धांतों में सूचीबद्ध है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्टेड अमंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? समान कार्य के लिए समान वेतन, जी हाँ बिल्कुल ये है। समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39 का पार्ट है। समान नागरिक संहिता ये भी है, ये 44 का पार्ट है। कॉमन सिविल कोड, छोटे परिवारों का मापदंड, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान, तो भारत जो आपका डीपीएसपी है उसमें मातृभाषा में शिक्षा के प्रावधान जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि ये बाद में दिया हुआ है जो भाषा वाला है उसमें, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1 और 2। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला और अंतिम सवाल है हमारा आज का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी विशेष कानून को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में रख सकती है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सही है, कर सकती है संसद। दूसरा बोल रहा है 9वीं अनुसूची में रखे गए कानूनों की वैधता की किसी भी अदालत द्वारा जांच नहीं की जा सकती और इस पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। तो वर्तमान संदर्भ में यह सही नहीं है ना, क्योंकि वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 1973 जब केशवानंद भारतीवाद का निर्णय आया और सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के मूल ढांचे की परिभाषा दी, उसके बाद अगर कोई भी विषय 9th शेड्यूल में डाला जाता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है अगर वो भारतीय संविधान के मूल ढांचे से संगत नहीं है। तो अभी के परिप्रेक्ष्य में 2 गलत है और केवल 1 सही है। यहाँ पे कथनों पर विचार करना था और कौन सा सत्य कथन है ये पहचानना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। तो आज हम इतने ही सवालों पर चर्चा करेंगे, जो हम नेक्स्ट सेशन लेंगे उसमें फिर नए सवाल लेंगे। धन्यवाद।